नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 12 अगस्त 2025 को दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। दोस्तों, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों लोन की ईएमआई कॉन्टिन्यूअसली आपकी डिफॉल्ट हो रही है और इस डिफॉल्ट के पीछे कोई ना कोई एक जेन्युइन रीजन है दोस्तों। किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आप लोन की ईएमआई को कॉन्टिन्यूअसली डिफॉल्ट कर रहे हैं दोस्तों। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसे इंसिडेंट घट गए जो आपके कंट्रोल में नहीं थे दोस्तों, और इस रीजन की वजह से लोन की ईएमआई कॉन्टिन्यूअसली डिफॉल्ट होने लग गई। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब लॉस हो गया, आपके बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान हो गया, हो सकता है आपके बिजनेस में दोस्तों आग लग गई हो और सब कुछ जल के ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया दोस्तों, या फिर आपके घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ गई दोस्तों। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या ये आपके कंट्रोल में है? क्या बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी वजह से आप लोन की ईएमआई को कॉन्टिन्यूअसली डिफॉल्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, ये घटना घटने के बाद भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो ईएमआई भरे और भरते भी हैं, और होता क्या है, अंततः लास्ट में एक समय आता है, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो लोन की ईएमआई को नहीं भर पाते हैं दोस्तों। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो टोटल जो लोन लिए हैं ना, उसका आधे से ज्यादा तक भर देते हैं दोस्तों, और जब बचे राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में लोन कंपनियां क्या करती है पता है? ये लोन कंपनियां लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर दोस्तों आपराधिक मामले दर्ज करवाती है। बीएनएस की धारा 318 316 के तहत केस मुकदमा कंप्लेंट दर्ज करवाती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पर, लोन की ईएमआई मिस होने पर, क्या इस लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर ने क्या कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, क्या कोई आपराधिक कृत्य कर दिया दोस्तों, सिर्फ ईएमआई डिफॉल्ट होने पर, सिर्फ ईएमआई को नहीं भरने पर। तो दोस्तों, इस जजमेंट, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच में लोन की ईएमआई नहीं भरने पर केस मुकदमा दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आइए जरा समझ लेते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस विषय पर क्या कहा है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके ऊपर ऐसा कोई मामला चल रहा है, लोन कंपनी ने आपके ऊपर बीएनएस की धारा 318 316 के तहत यदि कोई कंप्लेंट, केस मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो ये जजमेंट की कॉपी दोस्तों आपके बहुत काम आने वाली है। आप इस जजमेंट की कॉपी के माध्यम से आपके ऊपर चल रहे आपराधिक मामले को दोस्तों आप बहुत ही आसानी से खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में हमेशा ये कहता रहता हूं, सिर्फ लोन की ईएमआई नहीं भरने से, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करने से दोस्तों कोई अपराध नहीं बन जाता है, कोई अपराध नहीं बन जाता है दोस्तों। ये तो एक सिविल डिस्प्यूट है, एक सिविल वाद है दोस्तों। लोन की ईएमआई नहीं भरना मतलब कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, एक अग्रीमेंट को ब्रीच किया है दोस्तों। तो ऐसे में ये मामला सिविल का बनना चाहिए, लेकिन लोन कंपनियां एक टैक्टिस और प्रैक्टिस यूज करती हैं दोस्तों। जब सिविल की कार्रवाई सब कर लेती हैं, जब पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो फिर इस मामले को क्रिमिनल कलर देने की पूरी कोशिश करती है दोस्तों, आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करती है। तो ऐसे मामले को यदि आप खत्म करवाना चाहते हैं, तो आज का ये जो लेक्चर होगा, जो ये सेशन होगा दोस्तों, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और ये जजमेंट की कॉपी, यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप अपने इस मामले में लगा देंगे तो आपका दोस्तों केस मुकदमा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा दोस्तों। आइए जरा समझ लेते हैं कि इस जजमेंट के अंदर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पूरे केस का फैक्ट क्या है दोस्तों, इस केस का टाइटल क्या है, इस केस के अंदर जो याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी हैं, जो अपीलांट और जो रेस्पोंडेंट है, वो कौन कौन है दोस्तों, इसमें कौन सी बैंक है, इसमें जो लोन का डिफॉल्टर है वो कौन है दोस्तों। आइए जरा समझ लेते हैं, पूरे मामले को एक संक्षिप्त और सारांश रूप में समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे दोस्तों, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट का जो ये जो पूरा मामला है, ये जो जजमेंट, जो पूरा ये ऑर्डर है दोस्तों, ये काफी बड़ा है। ठीक है, मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये जजमेंट की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिनको भी जजमेंट की कॉपी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर जी मुझे इस सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है, ये मुझे सर प्रोवाइड करवा दीजिए। मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। यदि आपके खिलाफ में बीएनएस की धारा 318 316 के तहत कोई आपराधिक मामला चल रहा है, तो यदि आप उस मामले को खत्म करवाना चाहते हैं तो जजमेंट की कॉपी जरूर लगाइए दोस्तों आप अपने मामले में। डियर फ्रेंड्स, केस का नाम है सुनील शर्मा,
दोस्तों केस का नाम है सुनील शर्मा वर्सेस मेसर्स हीरो फाइन कॉप लिमिटेड एंड अनदर। दोस्तों इस मामले के अंदर सुनील शर्मा जी अपीलांट है, याचिका करता है, और मेसर्स हीरो फाइन कॉप लिमिटेड एंड अनदर ये दोस्तों प्रतिवादी रेस्पोंडेंट है। दोस्तों आइए जरा समझ लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या था। दोस्तों सुनील शर्मा जी बैलोन इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी के डायरेक्टर थे, जिन्होंने हीरो फाइन कॉप लिमिटेड से दोस्तों लोन लिया था। और ये जो लोन था दोस्तों, ये अलग अलग 3 अग्रीमेंट्स बने थे, और टोटल जो लोन था दोस्तों वो था 37 करोड़ 25 लाख रुपीस का दोस्तों टोटल लोन था। और ये टोटल लोन दोस्तों 3 अलग अलग एग्रीमेंट के बेसिस पर बना हुआ था। दोस्तों पहला जो लोन था वो था 12 करोड़ 25 लाख रुपीस का, दूसरा जो लोन था वो था 10 करोड़ का, और तीसरा जो लोन था दोस्तों वो था 15 करोड़ का। तो कुल मिलाकर जो लोन था दोस्तों वो था 37 करोड़ 25 लाख रुपीस का। और ये जो पूरा जो लोन लिया गया था सुनील शर्मा के द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा, बैलोन इंडिया लिमिटेड के द्वारा दोस्तों, ये लोन लिया गया था मशीनरी को खरीदने के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो लोन का जो पर्पस था वो था कि भाई इस लोन से हम क्या करेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे अपनी अपनी बिजनेस, अपनी फैक्ट्री के लिए। अब दोस्तों चलो ठीक है, लोन ले लिया, मशीन भी खरीद लिए। अब हुआ क्या आगे चलकर दोस्तों, हुआ क्या, ईएमआईस भरी गई, और कुछ समय के बाद अचानक एक इंसिडेंट, एक घटना घटी। सुनील शर्मा जी की कंपनी के अंदर आग लग गया, फायर लग गई दोस्तों, और पूरा जो उनकी जो पूरी कंपनी है वो जल के राख हो गई। उनके जितने भी मशीन थे वो सब जल के राख हो गए दोस्तों। और अप्रॉक्स 180 करोड़ रुपीस का भारी भरकम नुकसान हुआ सुनील शर्मा जी को, उनकी कंपनी को, बैलोन इंडिया लिमिटेड को दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, आग लगने के बाद, फायर लगने के बाद भी सुनील शर्मा जी ने, उनकी कंपनी ने दोस्तों ईएमआईस को लगातार कॉन्टिन्यूअसली आगे कुछ समय तक भरा दोस्तों। फिर बाद में हुआ क्या, उन्होंने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। अब टोटल लोन था 37 करोड़ ऑफ 25 लाख रुपीस का, उसमें से अप्रॉक्स 27 करोड़ 92 लाख रुपीस का रीपेमेंट सुनील शर्मा जी ने कर दिया था। सोचो जरा, आग लगने के बाद, फायर लगने के बाद भी उन्होंने कुछ समय तक लोन की ईएमआईस भरी दोस्तों। फिर हुआ क्या, जब उन्होंने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया तो लोन कंपनी हीरो फाइन कॉप लिमिटेड ने सुनील शर्मा जी, उनकी कंपनी के ऊपर आरोप, एलिगेशंस लगाए कि जो तीसरा वाला जो लोन था 15 करोड़ रुपए वाला, उस पैसे को आपने मिसयूज कर लिया, उस फंड का आपने डाइवर्जन कर लिया। आपने लिया था सिक्योर्ड लोन और आपने उसको यूज कर लिया एज अ पर्सनल लोन की तरह। तो आपने हीरो फाइन कॉप लिमिटेड कंपनी के साथ में विश्वासघात किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया आपने दोस्तों। इस प्रकार के आरोप और एलिगेशंस लगे। और ये कब लगे पता है, जब लोन की ईएमआई देना बंद कर दिया सुनील शर्मा जी ने, तब। आग लगने के बाद भी इवन दो उन्होंने भरा दोस्तों, तब तक लोन कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया, कुछ भी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। और जैसे ही लोन की ईएमआई बंद हुई, उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाने चालू कर दिया दोस्तों। हुआ क्या, कंपनी पूरी तरीके से जल के राख हो गई। कंपनी के बहुत सारे जो क्रेडिटर्स थे, जो भी कर्जदार थे, जो भी उनके लाइक जो भी जिन्होंने उनको पैसे दिए थे, लेंडर्स थे, उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, लोन कंपनी के ऊपर, ये सुनील शर्मा जी के ऊपर दोस्तों, उनकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 9 इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत एनसीएलटी में एक दोस्तों पिटीशन फाइल कर दी, सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर दी दोस्तों। उसके बाद जब आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 की जब ये पिटीशन फाइल हो गई दोस्तों एनसीएलटी के अंदर, तो एनसीएलटी के द्वारा एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए गए, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की दोस्तों। और जांच में यह पाया गया, जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आई उसमें यह पाया गया कि यहां पर फंड का कोई भी डाइवर्सन नहीं किया गया, पैसे का मिसयूज नहीं किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे सुनील शर्मा की कंपनी के फेवर में एक रिपोर्ट आ गई कि भाई यहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट निकली, जांच हुई, तो ये मालूम पड़ा कि जो फंड है उसका डाइवर्सन नहीं किया गया, फंड का मिसयूज नहीं किया गया दोस्तों। उसके बाद हुआ क्या, लोन कंपनी हीरो फाइन कॉप लिमिटेड ने दोस्तों सुनील शर्मा, उनकी जो बैलोन जो इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी, उनके ऊपर दोस्तों बहुत सारे केस, मुकदमे दर्ज करवाने चालू कर दिए। लगभग 32 दोस्तों चेक बाउंसिंग के कंप्लेंट फाइल कर दिए दोस्तों सुनील शर्मा जी के ऊपर दोस्तों। हीरो फाइन कॉप लिमिटेड ने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू करवा दी, सेक्शन 9 का एक पिटीशन फाइल कर दिया बिफोर द हाई कोर्ट, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू करवा दी दोस्तों डियर फ्रेंड्स। उसके बाद सरफेसी एक्ट सेक्शन 13 की कार्रवाई चालू कर दी। उसके बाद सुनील शर्मा जी के ऊपर दोस्तों पुलिस कंप्लेंट भी किया गया, पुलिस कंप्लेंट भी किया गया दोस्तों।
तो आप जरा समझ लीजिए कि कितनी सारी टैक्टिक्स और प्रैक्टिस यूज की जा रही है। चेक बाउंसिंग का केस, सेक्शन 138 एनआई एक्ट 1881, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की प्रक्रिया बिफोर द एनसीएलटी। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेंट फाइल किया गया कि इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। इन्होंने लोन कंपनी के साथ में विश्वासघात किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। दोस्तों, जब मामला नहीं बना तो हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड ने क्या किया? सुनील शर्मा जी, उनकी कंपनी के खिलाफ में दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) की एप्लीकेशन लगाई कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। 156(3) की एप्लीकेशन मूव की बिफोर दी मजिस्ट्रेट कोर्ट। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को कहा कि इस मामले की छानबीन की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, रिपोर्ट सौंपी जाए, तो पुलिस ने रिपोर्ट सौंपा कि भैया यहां पर कोई भी मामला नहीं बनता है, यहां पर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। पुलिस इस तरीके से मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट लगा दी और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि यहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उसके बाद लोन कंपनी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया, सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने भी इस मामले को देखा, समझा और कह दिया कि भैया यहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, यहां पे कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी की धारा 405 नहीं बनती है, बीएनएस की धारा 316 नहीं बनती है। सेशन कोर्ट ने क्या किया भाई, इस मामले को बोला भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, नो एफआईआर। फिर इस मामले को हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड ने आगे लेकर गए और हाई कोर्ट के समक्ष दोस्तों इसको चैलेंज किया, इस सेशन कोर्ट के ऑर्डर को, लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को, जहां पर एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी, इसको चैलेंज किया गया दोस्तों हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड के द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष। दोस्तों, हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा, समझा और हाई कोर्ट ने कहा भैया यहां तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहां पे आपराधिक मामला तो बनता है, भैया एफआईआर दर्ज करो। तो सुनील शर्मा जी ने क्या किया, हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया और चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में आकर दोस्तों सुनील शर्मा जी बन गए अपीलांट याचिकाकर्ता और इस मामले में जो मैसर्स हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड जो वो बन गई प्रतिवादी और रेस्पोंडेंट एंड अनदर। दोस्तों, तो इस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा, समझा, पढ़ा, दोनों पक्षों के बहस को सुना, दोनों पक्षों के काउंसिल को सुना। दोस्तों, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई हमने तो पूरा मामला देख लिया, अब इस मामले में हमारी फाइंडिंग्स ये है कि सुनील शर्मा एंड उनकी जो कंपनी है उनके द्वारा लोन लिया गया, ठीक है, 37 करोड़ 25 लाख रुपीस का लोन लिया गया 3 अलग अलग एग्रीमेंट के साथ में, और इनके द्वारा ईएमआईज भरी गई और अचानक बीच में एक एक्सीडेंट, एक घटना घटी, उनकी फैक्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर आग लग गया। ठीक है, अब आग लग गया तो उनके कंट्रोल में तो था नहीं, ठीक है, ये एक नेचुरल कैलेमिटीज बोल सकते हैं हम, लाइक बोलते हैं ना अनसर्टेन है, भाई मेरे हाथ में तो नहीं था ना, आग लग गई, ठीक है, भारी भरकम नुकसान हो गया। उसके बाद भी सुनील शर्मा एंड उनकी कंपनी ने ईएमआईज को भरा कुछ समय तक, तो यहां तो उनका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो बनता ही नहीं है, धोखाधड़ी वाला कोई सोच, थॉट्स, विचार तो बनता ही नहीं है। अगर ये डिसऑनेस्ट होते, बेईमान होते, तो ये आग लगने के बाद तुरंत से नहीं भरते, या फिर आग लगने से पहले भी नहीं भरते ये लोन की ईएमआईज को, लेकिन आग लगने के बाद भी इन्होंने भरा, तो यहां पे कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन बनता ही नहीं है यहां पे। दूसरी चीज, आईपीसी की धारा 405 एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि भाई अगर लोन कंपनी ने सुनील शर्मा जी को लोन दे दिया तो उस लोन के ये बेनिफिशियरी ओनर बन गए, और जो बीएनएस की धारा जो 316 है, आईपीसी जो 405 है, एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो परिभाषा, जो डेफिनेशन है, वो ये कहता है कि भैया अगर किसी को अगर आप कोई पैसा देते हो और वो उसका मालिक नहीं बनता है, पैसे का मालिक नहीं बनता है, मालिक नहीं बनता है, और आपने वो पैसा उसे किसी भरोसे से दिया है, अगर उस पैसे का मिसयूज कर लेता है, तब जाके यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनेगा। यहाँ पे जो पैसा दिया गया है वो तो उसका लोन का जो बोरोवर, वो उसका बेनिफिशियल ओनर है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ पे एंट्रस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी तो बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। दूसरी चीज, लोन कंपनी ने लोन के बोरोवर डिफॉल्टर सुनील शर्मा एंड कंपनी के खिलाफ में दुनिया भर की कार्रवाई कर रखी है, सिविल प्रोसीडिंग्स कर रखी है, आईबीसी चल रहा है, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, आर्बिट्रेशन चल रहा है, मतलब सिविल की प्रक्रिया ऑलरेडी इतनी सारी चली रही है। तो अब वहां से हार मान गए, मतलब कि यहां पे आप आपराधिक मामले दर्ज करवाओगे, तो यहां पे क्लियर कट इंटेंशन दिख रहा है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए आप इस मामले को एक क्रिमिनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी आर्बिट्रेशन चल रहा है, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, आईबीसी चल रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का मामला चल रहा है, तो ये सारी चीजें चल रही है, तो फिर ये क्रिमिनल मामला डालने की क्या जरूरत है?
यहां पे क्लियर कट दिख रहा है। दूसरी चीज, लोन कंपनी क्रेडिटर है, लोन का बोरोवर सुनील शर्मा जी डेटर हैं, तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का एक संबंध, एक रिलेशनशिप एक बन रहा है। तो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एक सिविल वाद, एक सिविल डिस्प्यूट है। इस मामले को सिविल न्यायालय में लेके जाकर सिविल की प्रक्रिया करनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे ये क्रिमिनल मामला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया दोस्तों, क्लियर कट कह दिया। यहां पर सुनील शर्मा जी का इंटेंशन बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट नहीं था, धोखाधड़ी वाला मामला, विश्वासघात वाला मामला बिल्कुल भी नहीं था। सुनील शर्मा जी अपने एंड से पूरी कोशिश की उन्होंने पैसा देने की। 37 करोड़ 25 लाख रुपीस में से 26 करोड़ 92 लाख रुपीस भर दिया सुनील शर्मा जी ने, उनकी कंपनी ने। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता, विश्वासघात का इंटेंशन होता, तो आधे से ज्यादा पैसा नहीं भरते थे। इस बात को जरा समझो दोस्तों। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया, इस पे सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग्स आई दोस्तों। तो ये पूरी तरीके से मामला सिविल वाद का है, इसे क्रिमिनल कलर नहीं दिया जाना चाहिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की कार्रवाई के समय फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, ऑडिट रिपोर्ट निकली। उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट ये बताया गया, उस रिपोर्ट में ये आया कि फंड का डायवर्शन नहीं किया गया है, पैसे का मिसयूज नहीं किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट आई है, पुलिस ने क्लियर कट कहा है कि ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यहां पे बनता ही नहीं है। तो पुलिस की रिपोर्ट है, ऑडिट की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है, सारे मामले, सारे रिपोर्ट्स, सारी जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस की गई है, सारी चीजें लोन के बोरोवर सुनील शर्मा जी के पक्ष में है। तो यहां पे क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा ही नहीं दोस्तों। तो यहां पर इस मामले को पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश कर दिया दोस्तों। हाई कोर्ट के दिए गए ऑर्डर को पूरी तरीके से क्रैश कर दिया दोस्तों। और इस मामले में कहा गया कि सिविल प्रक्रिया चलाइए, वहां से पैसे रिकवर करिए। और बाद में हुआ क्या पता है, बाद में हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड ने इस मामले को, इस लोन को अगली किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया, एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। बाद में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा वसूली की गई, बाद में बातचीत हुआ, मामला सेटल्ड हुआ दोस्तों। तो आप ये ध्यान देना, क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक मामला कब बन सकता है? जब आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो। आप जरा मुझे बताओ, आप कॉन्टिन्यूअसली ईएमआईज भर रहे हो, आपकी स्थिति परिस्थिति खराब हो जा रही, बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान हो जा रहा है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज आ जा रही है, तो ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है ना। और इसके पीछे दिख रहा है कि आपने कॉन्टिन्यूअसली ईएमआईज भरी है, तो यहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन बनता ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि कोर्ट क्या देखता है? इंटेंशन, इंटेंट, थॉट, विचार देखता है कि भाई शुरुआत से आपका इंटेंशन क्या था। अगर आपका शुरुआत से इंटेंशन गुड था तो यहां पे आपराधिक मामला तो बनेगा ही नहीं। अरे कंटिन्यूअसली ईएमआईज भर रहा हूं मैं, डिफॉल्ट कब चालू हुआ? जब कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई तब। तो दोस्तों यहां पे एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सुनील शर्मा एंड उनकी कंपनी बैंगलोर इंडिया लिमिटेड ने एक लड़ाई लड़ी दोस्तों, और उन्होंने जाकर इस मामले को पूरा खत्म करवाया और अपने पक्ष, अपने फेवर में दोस्तों जजमेंट और ऑर्डर पास करवाया दोस्तों। यदि आपके खिलाफ में ऐसा कोई बीएनएस की धारा 318, 316 के तहत यदि कोई मामला चल रहा है दोस्तों, इस जजमेंट की कॉपी का उपयोग करिए और लड़िए दोस्तों। आपराधिक मामला बनेगा ही नहीं, मैं इस बात को आपको कह देता हूं दोस्तों, क्योंकि यहां पे सिद्ध करना पड़ता है बैड इंटेंशन दोस्तों, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन को प्रूफ करना पड़ता है दोस्तों। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। लोन की ईएमआई सिर्फ डिफॉल्ट हो रही है, यह सिविल का वाद है, एक सिविल डिस्प्यूट है दोस्तों। इस मामले को सिविल प्रक्रिया के तहत रिजॉल्व किया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया के तहत बकाया राशि की रिकवरी और वसूली की जानी चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा मामला था। यदि आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटी है दोस्तों, ऐसा कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, तो डरिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। इसका एंड रिजल्ट 0 निकलेगा दोस्तों। आपके फेवर में, आपके पक्ष में ऑर्डर आएगा, फैसला आएगा दोस्तों। डरिए बिल्कुल भी मत, और जेन्युइन रहिए दोस्तों। अगर जेन्युइन रहेंगे तो आपराधिक मामला कभी बन ही नहीं सकता है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए, आपके साथ में ऐसी कोई घटना घट गई है, आपराधिक मामले दर्ज हो गए हैं दोस्तों, याद करिए दोस्तों, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपकी जो भी समस्याएं, दिक्कत है व्हाट्सअप करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।